हेलो, वेलकम बैक अनिको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक के हम सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं। तो इसलिए हमने भी पूरी कोशिश की है कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हमें जो टॉपिक पे डिस्कस करना है अपने सोशल साइंस के, हमारा चैप्टर 2 फेडरलिज्म का ये टॉपिक है, ये सेकेंड पार्ट है। और इसमें हमें जो डिस्कस करना है, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है एंड इसके फीचर्स क्या होते हैं। वो सारे 6-7 फीचर्स पे हमने आपको डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में कि वो क्या चीज़ है जो इंडिया को फेडरल बनाती है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, वो क्या चीज़ है जो इंडिया को फेडरल बनाती है, फेडरल कंट्री बनाती है। एंड सेकेंड टॉपिक जो इसमें डिस्कस करेंगे कि फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, मतलब इंडियन फेडरेशन की क्या मेन फीचर्स हैं, उन पे भी डिस्कस कर लेंगे। और जो लेक्चर बच जाएंगे इस टॉपिक के, वो फर्दर वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, वो क्या चीज़ है जो इंडिया को फेडरल बनाती है। तो जैसे कि हमें अब पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिए फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है, बट इन किसी भी फेडरल कंट्री के लिए जितने सारे फीचर्स होते हैं वो इंडिया में बिल्कुल फॉलो होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है। बल्कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज नहीं हुआ है फेडरल वर्ड इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया एक ऑलरेडी एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि जो भी फेडरल कंट्री के लिए सारे फीचर्स होते हैं वो इंडिया उसे पूरा उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसलिए इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है। देखते हैं इसके इंडिया के फेडरल वो क्या क्या टॉपिक है जो इंडिया को फेडरल बनाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है, The Constitution originally provided for a two-tier system of government, central and the state government। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1951 में, इट मीन्स 26 जनवरी 1950 से इम्प्लीमेंट हुआ, उस टाइम से ही हमारा जो प्रोसेस था गवर्नमेंट का वो 2-टायर सिस्टम था हमारे गवर्नमेंट में। इट मीन्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, एक स्टेट गवर्नमेंट। और आपको पता है, हमने पढ़ा है कि फेडरल कंट्री के लिए भी 2 लेवल, 2 लेवल और मोर देन 2 लेवल गवर्नमेंट होनी कंपलसरी है किसी भी फेडरल कंट्री के लिए। तो ये पहला फीचर्स है जो इंडिया फुलफिल करता है। एंड सेकेंड अगर देखें हम, लेटर द थर्ड टायर ऑफ फेडरेशन वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। हमें पता है कि इंडिया गवर्नमेंट में नाउ एट दिस टाइम 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो चूंकि ये 3 टायर जो गवर्नमेंट है, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट कह रहे हैं, जिसे आप कहते हैं पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज, ये आफ्टर द कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था उस टाइम पीरियड सिर्फ 2 लेवल की ही गवर्नमेंट वर्क करती थी, प्रैक्टिस में थी, लेकिन बाद में 3rd लेवल की हमने गवर्नमेंट को ऐड किया। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड फीचर्स पे हम अगर डिस्कस करें, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 3 लिस्ट। देखिए क्या है, जिस तरह हमने फेडरल के फीचर्स में पढ़ा कि वहां पे पावर शेयरिंग होना चाहिए, इट मींस पावर को डिवीजन होना चाहिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट में, सेम वही फीचर्स इंडिया में भी पाए जाते हैं। क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, डिवाइड करता है पावर्स को। यहाँ पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करता है पावर को बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 3 लिस्ट। यहाँ पे 3 लिस्ट बना दिए गए जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बाकायदा
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट है उनको डिफाइन कर देता है। इट मीन्स उनके पावर को डिफाइन कर देता है, डिवीजन कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया भी क्या हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, यहाँ पे पावर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन शेयर कर रहा है। तो हमारा इंडिया भी इसके थ्रू क्या हो गया, आपका एक फेडरल कंट्री हो गया। तो चलिए पहले हम समझते हैं जो पावर डिवाइड हो रहे थ्रू द विद इन द 3 लिस्ट, इन लिस्ट में क्या है। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाई गई है आपके अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट। अब ये यूनियन लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए क्या है, यूनियन लिस्ट में वो इंक्लूड सब्जेक्ट होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। लाइक एज जैसे सच एज कहेंगे डिफेंस ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की सुरक्षा से रिलेटेड है, या तो आप कहिए फॉरेन अफेयर्स जो विदेशी राजनीति से रिलेटेड है, या बैंकिंग सिस्टम, या कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये जो सारे टॉपिक हैं ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सारे सब्जेक्ट हैं, इसलिए इनको यूनियन लिस्ट में रखा गया। अब यूनियन लिस्ट का क्या मतलब है, इट मीन्स जो टॉपिक जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं इसमें लॉ बनाने का लॉ मेकिंग का काम और इस पे टैक्स कलेक्शन करने का काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो इसलिए ये यूनियन लिस्ट डिफाइन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां कहां पावर है। इट मीन्स आप ये कह लीजिए यूनियन लिस्ट में जितने भी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें लॉ बनाने का काम और टैक्सेशन कलेक्ट करने का काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क डिफाइन हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। देखिए स्टेट लिस्ट किस तरह के सब्जेक्ट को कंटेन कर रहा है, लोकल इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट को कवर करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। जैसे पुलिस है, पुलिस का टॉपिक, ट्रेड, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सारे जो टॉपिक स्टेट लिस्ट में रखे गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 65-66 सब्जेक्ट रखे गए स्टेट लिस्ट में। ये सारे जो टॉपिक हैं ये स्टेट पर्पज से, इट मीन्स स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सारे सब्जेक्ट है, इसलिए इनको इसमें इंक्लूड किया गया। अगर हम आगे देखें, ये इसमें आप ये समझ लीजिए जो स्टेट लिस्ट में जितने भी सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें लॉ मेकिंग का काम और इसमें टैक्स वसूलने का काम, टैक्सेशन को कलेक्ट करने का काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है इन सारे सब्जेक्ट में। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली डिफाइन कर देता है कि स्टेट गवर्नमेंट को किन किन क्षेत्रों में, इट मीन्स किन सब्जेक्ट्स में पावर हम दे रहे हैं। तो ये स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ पे सारे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिए गए हैं। एंड थर्ड, अगर हम बात करें कंकरेंट लिस्ट की, तो कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कंकरेंट लिस्ट में कैसे सब्जेक्ट रखे गए, कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट रखे गए हैं टू बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पर्पज से इंपॉर्टेंस है, मतलब यूनियन के लिए भी, कंट्री लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे जो सब्जेक्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको हमने कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। अब जैसे कि एजुकेशन का आपका टॉपिक है ये, जिसपे लॉ मेकिंग एंड जो टैक्सेशन कलेक्शन का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ दोनों करती है। चलिए देखते हैं, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सारे टॉपिक जो हैं आपके कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट में रखे गए हैं। अब जो भी टॉपिक कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है उस पर लॉ मेकिंग का काम और टैक्सेशन का काम देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या कॉम्प्लिकेटेड है, चूंकि हम यूनियन से, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो यहाँ पे सेंटर को मैक्सिमम पावर डिलीवर किया गया कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। चूंकि अमेरिका एक क्या है, फेडरल कंट्री, वहां पे स्टेट को मैक्सिमम पावर है कंपैरिजन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए इंडिया एक यूनियन है तो यहाँ पे स्टेट को लेस देन पावर है कंपैरिजन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए अगर यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में जो भी टॉपिक है आपका
ये एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेसियन, इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ मेकिंग में कोई भी कंफ्लिक्ट पैदा होता है तो जो लॉ इंप्लीमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इट मीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उसी लॉ को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये रहा आपका कंकरेंट लिस्ट। अब आते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट। अब ये कौन से सब्जेक्ट है? देखिए क्या है, ये वो सब्जेक्ट है जो 1950 के आसपास ये सारे टॉपिक्स नहीं थे। आफ्टर दैट ये टॉपिक अराइज हो गए, पैदा हो गए या बन गए, जिन पे जो इन 3 लिस्ट में आपको नहीं मिलेंगे। ना वो टॉपिक यूनियन लिस्ट का होगा, ना स्टेट का, ना कंकरेंट का। ऐसे सब्जेक्ट पे लॉ मेकिंग का काम किसका होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्योरली डिफाइन कर रखा है कि दो सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट और एनी अदर मैटर दैट अराइज विद द पासेस ऑफ टाइम। ऐसे सब्जेक्ट जो मेंशन नहीं किए गए इन 3 लिस्ट में, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट में, उस पे जो लॉ मेकिंग का काम है वैसे सब्जेक्ट मैटर पे लॉ मेकिंग का काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यहाँ स्टेट को कोई पावर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सॉफ्टवेयर आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, और आप देखते हैं साइबर क्राइम ऐसा सब्जेक्ट है जो नाउ एट दिस टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो इन पे लॉ बनाने का काम और सारे जो भी इसको रेगुलेट करने का काम वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा। यहाँ पे स्टेट को पावर नहीं दी गई। तो ये सारे क्या चीज थे, ये वो टॉपिक्स हैं। यहाँ से ये बातें क्लियर होती हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को स्पेशली डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये एज अ फेडरल के ही सारे फीचर्स थे। इसलिए हम कहते हैं ये सारे टॉपिक्स हमें फेडरल कंट्री बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। और इस फेडरल कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, उन पे भी देख लेते हैं क्या हमारे फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें हमारा ऑल स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, अभी हमने आपको बताया कि इंडिया एक यूनियन है। ठीक है, यहां पे जितने भी सारे स्टेट हैं उनको इक्वल पावर नहीं डिलीवर किया गया है। लेकिन जब आप फेडरेशन की बात करेंगे, जैसे अमेरिका की बात करेंगे, तो वहां पे जितने भी 50 स्टेट हैं जो मिलकर 51 जो स्टेट हैं जो मिलकर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इट मीन्स एक बड़ा फेडरेशन बनाते हैं। वहां पे सभी स्टेट को इक्वल पावर डिलीवर किया गया है। बट यहां पे इंडिया में ऑल स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स। यहाँ पे इक्वल पावर सभी स्टेट को डिलीवर नहीं किए गए। ये हमारी इंडियन फेडरेशन की फीचर्स है स्पेशली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, द पार्लियामेंट कैन नॉट इट्स ऑन चेंज पावर शेयरिंग। मतलब पार्लियामेंट, हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो नहीं कर सकती क्या, चेंज पावर शेयरिंग को चेंज नहीं कर सकती सिर्फ पार्लियामेंट से। दिस चेंजेस नीड द अप्रूवल of both the houses of parliament with at least 2/3 majority। अब देखिए क्या है, ये कह रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमारे पावर शेयरिंग के फीचर्स को क्या चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि जो पावर शेयरिंग का जो प्रोसेस है, सेंट्रल का जो पावर शेयर किया गया, इट मीन्स स्टेट का जो पावर शेयर किया गया, सेंट्रल और स्टेट में जो पावर को शेयर किया गया है, इस प्रोसेस को जो पार्लियामेंट होगी वो चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो पावर शेयरिंग प्रोसेस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उसमें अगर आपको अमेंडमेंट लाना है या चेंजिंग लाना है तो पहले आपको पार्लियामेंट के दोनों जो सदन होंगे, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, उसमें 2/3 बहुमत से पहले उसे पास कराएंगे। उसके बाद 50 मोर देन स्टेट में भी ये लॉ पास होना चाहिए। उसके बाद ही इसके प्रोविजन को आप चेंज कर पाएंगे। तो इसको बहुत डिफिकल्ट बनाया गया है, इसीलिए कि कोई भी गवर्नमेंट इतनी आसानी से पावर शेयरिंग के प्रोसेस को चेंज न कर पाए। तो ये हमारे इंडियन फेडरेशन की सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें, द जुडिशरी ओवरसी
द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड प्रोसीड्यूर्स। जो हमारी जुडिशरी है वो ओवरसी करती है जितने भी लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लाए जाते हैं, नए नए प्रोविजन, उन पे ओवरसी करती है, मतलब उनको देखती है कि वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो उन्हें डिफाइन करने की काम करती है, कोशिश करती है। तो इस तरह हमने इसके ये इंडिया के हमारे इंडियन फेडरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। यहाँ पे जुडिशरी को बहुत ही मैक्सिमम पावर दिया गया है, चूंकि हम जानते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए सेंट्रल लेवल पे तो जो हेड ऑफ द कंट्री आ जाता है वो जुडिशरी आ जाता है। तो इसलिए जुडिशरी इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और उसे ये अथॉरिटी है कि जो भी लॉ बनाया जाए लेजिस्लेचर के थ्रू, इट मीन्स पार्लियामेंट के थ्रू, उस पर ओवरसी करती है, उसको देखने का काम कि वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको एक्सप्लेन करने का काम करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें चेंजिंग लाने का काम करती है। तो चलिए हम ये सारे टॉपिक को कवर किया। यहाँ पे हमने फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन को देखा, और इससे पहले हमने वो क्या मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। और इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।